जय भीम साथियों, मैं राहुल कुमार आप सबका बहुजन संगठक पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान यहाँ पे जुड़े हैं नागपुर से और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। ये विषय है दीक्षा भूमि पर अंडरग्राउंड पार्किंग का काम बंद करने में अंबेडकरी समाज कामयाब, ये अंबेडकरी आंदोलन का विजय। तो ये विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो दीक्षा भूमि है नागपुर में स्थित, जो हमारी ऊर्जा भूमि है, जो हमारी प्रेरणा भूमि है, इस भूमि पर जो अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू हो चुका था, उस पार्किंग का अंडरग्राउंड पार्किंग का काम लोगों ने आज बंद करवाया। अंबेडकरी समुदाय पूरी ताकत से हमारी ऊर्जा भूमि पर, हमारे दीक्षा भूमि पर इकट्ठा होकर उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से स्मारक समिति के लोगों को इसका एहसास दिलाया कि ये बंद होना चाहिए, ये अंबेडकरी भावना है, ये अंबेडकरी समाज का मानना है और आपको इसको मानना पड़ेगा। और इस समाज की बात को समझकर, इस एकता को समझकर स्मारक समिति ने अपना निर्णय वापस लेते हुए इस अंडरग्राउंड पार्किंग का काम था ये बंद करने का ऐलान किया। यही नहीं, यहाँ पर भी हमारा समाज रुका नहीं, तो उन्होंने लिखित स्वरूप पे एक पत्र लेके ये डिक्लेयर करने पे उनको मजबूर किया कि ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग का काम है ये बंद किया जाएगा। तो ये जो आंदोलन नागपुर से शुरू हुआ, अंबेडकरी समाज की जो ऊर्जा भूमि है दीक्षा भूमि, इस दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण, उसको आहत होने का जो डर था उससे बचाने के लिए जो ये आंदोलन छेड़ा गया, ये आंदोलन क्या था, ये आंदोलन क्यों अंबेडकरी समाज ने लड़ा और इस अंबेडकरी समाज की ऊर्जा क्या थी और इस आंदोलन से हमें क्या सीख मिली, यही विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले लगातार मैं कुछ दिनों से इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। मेरे साथ रंजना सुरजू से मैडम, इनके साथ मैंने एक चर्चा की थी और इस आंदोलन को समझने की उस टाइम पे हमने एक बात कही थी, उन्होंने वो आंदोलन हमको उस समय समझाया था। और कल से लगभग दीक्षा भूमि के विषय पर हम दीक्षा भूमि की जो स्थिति है पूरे भारत को वो दिखाने की कोशिश की कि वहाँ पे कैसा अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू हो चुका है, कैसे पिलर्स वहाँ पे खड़े हैं, दीक्षा भूमि का जो स्तूप है वो स्तूप से लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग का डिस्टेंस कितना है, वो जो दीक्षा भूमि का जो ढांचा है उसको कैसे आहत पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है, ये सारी जानकारी हमने उस समय ली। आज के पूरे आंदोलन को हमने बहुजन संगठन के द्वारा लाइव दिखाया। तो ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन लड़ने वाली जो महिलाएं आज ये मेरे साथ है, तो सबसे पहले मैं रंजना मैडम से शुरू करूंगा क्योंकि उन्होंने ये इस आंदोलन की शुरुआत हमारे साथ शुरू की थी कि ये आंदोलन के बारे में सबसे पहले उन्होंने हमें जो माहिती थी वो पूरे भारत भर उन्होंने हमको दी थी। तो मैं यहाँ पे उनको पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है जो आज का जो हमारा आंदोलन अंबेडकरी समाज का विजय हुआ है, इस आंदोलन का विजय हुआ है, क्या मानना है आपका और ये कितना महत्वपूर्ण विजय है ऐसा आप मानती हो? धन्यवाद सर। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व वंदनीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति माता सावित्रीबाई फुले, इन्हें मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। और इन्हीं की ऊर्जा से आज जो दीक्षा भूमि में जो धम्म अनुयायी समूह आज यहाँ पे, आम्बेडकर अनुयायी समूह यहाँ पे आज खड़े हुए थे और उसकी बदौलत आज जो एक विजय प्राप्त की हम लोगों ने, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि ये इसके पहले के इसमें जो वीडियो में हमने बातचीत की थी सर, जिसमें किस टाइप से ये क्या चल रहा, क्या नहीं हुआ, क्या है एक्चुअली दीक्षा भूमि का ब्यूटिफिकेशन में कौन सी चीज होने वाली, ये डिस्कस की थी। और उसमें जो अंडरग्राउंड पार्किंग का जो मुद्दा था, इस पे हमारी जो नाराजगी थी, आज वो नाराजगी को एक स्थगिति मिल गई। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम है और हमारे साथ जो धीरे धीरे जो लोग जुड़ते गए, उनका मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और सबका अभिनंदन करती हूँ। तो आज ऐसा लगा दीक्षा भूमि कि जिस वक्त बाबा साहब ने अपने को दीक्षा दी थी 1956 में, जैसी उतनी ऊर्जा जैसे वहां पे वो एक प्राप्त लोगों के दिल में, दिमाग में जो पैदा हुई थी, वही एनर्जी, ऊर्जा आज मुझे यहाँ पे दीक्षा भूमि में दिखी। और फिर से
एक जो लड़ाई अपने ही लोगों से हमको लड़नी पड़ी, पर उसपे हमने आज पूरी विजय तो नहीं बोल सकते, जब तक कि पूरा नहीं होता वो काम तब तक तो हम पूरी विजय तो नहीं बोल सकते, पर आज जो हमको एक आश्वासन लिखित स्वरूप में मिला है, उसको मानते हुए ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले एक हमारा ये आंदोलन नहीं था, तो एक तीव्र विरोध, असंतोष, जो चीज हमें नहीं चाहिए, ये जो असंतोष था, ये विरोध वहां पे आज लोगों ने दिखाया। क्योंकि जैसे आंदोलन बोले तो उसमें एक कोई तो भी लीडर्स होता है और उसको लीड करते जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। जो जो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं और जिसने जिसने धम्म को अपनाया है, आज वो इंसान वहां पे खड़ा था और वो खुद वहां पे समर्पित था उस चीज के लिए कि हमें अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए। उनको किसी ने भेजा नहीं, ये सिर्फ जो हुआ है, ये सिर्फ जो हमारे सोशल में मैसेज गए हैं उसकी बदौलत हुआ है। और आज वहां पे सच में मुझे एक अम्बेडकरी अनुयायी दिखा, छोटे से बच्चे से लेके 90 साल के उम्र के जो वयस्क लोग थे, उनकी जो एनर्जी थी वो सही मायने में देखा जाए तो आज वो अम्बेडकरी यानी अनुयायी है, ऐसा लगा। और ये जो बहुत सालों से हमारे दिल में जो एक न्यूनगंड पैदा हो गया कि जैसे हम कुछ कर नहीं सकते, जो हो रहा है उसको होने दो, जैसे स्मारक समिति का जो अंबाझरी का जो आंदोलन ऐसा हो गया, तो अभी भी जब हमने ये बात शुरू की, ताई तो अभी पार्श्वभूमि उसकी बताएंगे, जब से हमने बात शुरू की तब से एक थोड़ा सा कुछ लोगों का विश्वास नहीं था कि नहीं इसका भी ऐसा ही हो जाएगा, जैसे लास्ट 272 डेज का आंदोलन जैसा ये लुप्त हो गया, उसी प्रकार से ये भी चीज होंगे ऐसा लगा। ये जो न्यूनगंड था सर, आज वो क्लियर हो गया है। जनता ने अपने दिमाग में सपोज वो बात लाई और दिल में उतारी, तो जनता जब एकत्रित होती है और संघ की भूमिका, संघ करके, संघ होके एक भूमिका निभाती है, तो मुझे ऐसा लगता है और जो धम्म का काम चलता है उसमें आज एक विजय प्राप्त हुई है। तो ये जो विश्वास जनता में नहीं था, नागपुर के जनता में नहीं था, कहीं तो भी खो गया था, आज वो विश्वास उनके ऊर्जा में वो जागृत हुआ है और उनको अभी विश्वास खुद पे होने लगा है कि नहीं, आम जनता भी कोई भी चीज उनके साथ गलत हो रही होंगी तो उसको हम न्याय प्रणाली से उसको हम न्याय दे सकते हैं, ऐसा विश्वास उनके दिल में पैदा हुआ है। और जो भी चीज स्मारक समिति के लोगों के साथ हमारी हुई है, वो कभी भी वायलेंस को पकड़ के नहीं हुई है सर, सिर्फ एक अच्छे से नम्रता से, विनम्रता से डायलॉग पर हुई है और चर्चा कर करके ये हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है, और इससे बहुत लोगों अभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ कभी कुछ हो जाए तो हमारी नागपुर की जनता, महाराष्ट्र की जनता, पूरे भारत की जनता और विदेश से भी जो लोगों का जो एक सपोर्ट्स है, और वो सपोर्ट्स इतना मजबूत है, तो इसीलिए ये किला जो है, ये मजबूत जो सपोर्ट है, विश्वास है, वो अभी कमजोर नहीं होगा और आगे की लड़ाई हर चीज के लिए ऐसे ही लड़ाई जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है सर। बिल्कुल, आपने काफी अच्छी तरीके से ये बात हमको समझाई कि अम्बेडकरी आंदोलन का ये एक ऐसा आंदोलन था ये आज का, कि जिस आंदोलन से ये डायलॉग पर आंदोलन था, ये आंदोलन पूरी तरह से अम्बेडकरी भावनाओं को संवैधानिक तरीके से ये लड़ा गया और अपनी चीज़ों को हमारे जो भी हमने कन्विंस किया उनको, उससे उनको वो चीज़ें माननी पड़ी। तो ये अम्बेडकरी आंदोलन का एक नया तरीका है जो नॉन वायलेंस तरीके से हमने लड़ा गया और संवैधानिक तरीके से हमने ये आज का एक विजय, जैसे आपने बोला कि ये विजय की ओर अपना ये पहला कदम है। हालांकि लगभग फडणवीस ने भी ये जाहिर कर दिया है कि उन्होंने उसको स्थगिति दी है, अभी फिर भी हमको जागरूक रहने की जरूरत है। तो ये जो आंदोलन की जो पार्श्वभूमि है, मैं ये समझना चाहूँगा। हमारे साथ इस आंदोलन से जुड़ी हुई वैशाली गोस्वामी ताई है, मैं उनको यहाँ पे ये पार्श्वभूमि जो है ये आज के आंदोलन की, ये कहाँ से शुरू हुई, इसकी शुरुआत क्या थी, ये जरा हम समझना चाहेंगे वापस एक बार। सबको सप्रेम जय भीम। एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्शन है दीक्षा भूमि का, ये नवंबर महीने से शुरू हुआ था।
और नवंबर महीने में दीक्षा भूमि पे जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का प्रोग्राम हुआ, वहां पे ये डिक्लेयर भी किया गया था कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन प्रिंट मीडिया में ऐसी कोई बात आई नहीं, उसके बाद में किसी ने बताया नहीं कि इसमें क्या हो रहा है। तो मई महीने में जैसे ये खबर सुनी कि यहाँ पे इस तरह का अंडरग्राउंड पार्किंग, मुझे तब ये बताया गया था कि यहाँ पे 7 मंजिल वाला पार्किंग बन रहा है। मैं बोली 7 मंजिल वाला पार्किंग बन रहा है, कोई बोल रहा है मेट्रो के लिए पार्किंग बन रहा है। तो ये रिमर्स थे। तो हम कुछ लोग जो है वो 7 मई को वहां गए। दीक्षा भूमि में एक कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस था, तो उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम, ये ड्राफ्ट यानी क्या बोलते हैं, डायग्राम से जो रहता है ना उनके प्लान्स, वो है और उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, ठोस ऐसा कुछ मिला नहीं। तो हम लोग 5-6 लोग हम एनआईटी ऑफिस में भी गए। एनआईटी ऑफिस में जाने के बाद में उन्होंने हमें एक अच्छा पिक्चर दिखाया, बहुत बढ़िया सा, कि दीक्षा भूमि बहुत अच्छी होने वाली है। मैडम और मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको। ये जो एनआईटी क्या है और उसकी वो अथॉरिटी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है, अगर स्मारक समिति का ये काम है तो ये जरा समझा दीजिए। हाँ, एक्चुअली स्मारक समिति कैसा है कि ये एक ऑथराइज बॉडी है, ये एक जो है ट्रस्ट है, और ये दीक्षा भूमि का केयर, यानी जैसे आप हम लोग बोल सकते हैं वो केयर टेकर है। और इन्होंने ये प्लान जो है ये सैंक्शन कराया, और इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम एनआईटी को दिया। ओके। हाँ, एनआईटी का नोडल एजेंसी थी एनएमआरडीए, जो ये पूरा डेवलपमेंट काम को देख रही थी। तो हम उनके पास में गए, उनको पूछा कि ये क्या हो रहा है। महानगर पालिका प्राधिकरण। हाँ, तो वो काम वो देख रहा है। तो उनके पास से एक वीडियो उन्होंने दिखाया था कि ये बहुत अच्छा हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो आप, मेरे ख्याल से सभी के मोबाइल में वो वीडियो गया होगा। तो उसको वीडियो को देख के ना हर एक को लगता है कि यार ये इतना सुंदर दीक्षा भूमि बनेगी हमारी। और हर जो भी बौद्ध है, जो कहीं पे भी देश विदेश में है, उनको लगता है कि दीक्षा भूमि का स्वरूप बदलना चाहिए और बहुत सुंदर और प्यारी होनी चाहिए। लेकिन जब वहां देखा, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का जिक्र था, और उसमें बोला था कि 400 कार्स, 2 व्हीलर्स ऐसे के लिए उनका अरेंजमेंट है। मैंने वहां सर से पूछा कि ये काम, यानी अंडरग्राउंड पार्किंग की वहां क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आप वहां पे बैठते हो 5 बजे तक, कॉलेज के बच्चे कब उठाया? ये है 7, हम लोग गए थे 7 या 5-6 तारीख को गए थे, 5 या 6 मई को। हाँ, ऐसे देखा था उनको, उनसे जाके मिले हम लोग। तो तब से ये थोड़ा सा ध्यान में आया कि ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने हमको जो पिक्चर दिखाया ना, उसमें 400 पार्किंग, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स का पार्किंग, 2 टायर पार्किंग है वहां पे। तो 2 टायर तो वहां बताया नहीं, खाली एक 1 साइड का बताया। तो मैंने बोला सर आप जो दिखा रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अंडर ग्राउंड पार्किंग है वो ऑब्जेक्शनेबल है, यहाँ जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बैठे, बात, हमारे जो अलग अलग लोगों से बात किया, उनसे डायलॉग्स किए। तो सभी का मानना था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर वहां पे जो ओपन स्पेस थी वहां पे दिन में ऑड डे पे, जैसे हम लोग उत्सव नहीं है हमारा, तो वहां पे 10 बड़ी बस या 50 कार्स और बाकी 2 व्हीलर्स खड़ी रह सकती, इतनी जगह है। और 5 बजे वो पूरा एरिया, वो बच्चे चले जाते तो 2 व्हीलर का पार्किंग खत्म हो जाता है, 8 बजे गेट बंद हो जाता है। 8 बजे के बाद में वहां कौन गाड़ी रखेगा। तो ये सवाल मैंने उनसे पूछा, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे पार्किंग होगा, आगे चल के इसका ही होगा। मैं बोली जब आप बोलते हो 4-5 ओकेशन हमारे जो रहते हैं वहां पे, वो पूरा पार्किंग का कोई यूज होगा नहीं, तो क्या होगा, हमारे 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर पार्क करके आना पड़ता है गाड़ियां हमें, क्योंकि वहां चलने के लिए जगह नहीं रहती। तो फिर वो तो सेटिस्फाइड हमको कर नहीं पाए, तो हमने फिर वापस बैठे, हम लोग सब अलग अलग लोगों से बात किया, सब लग के आके हम लोग बोधि वृक्ष के पास में बैठे, वहां पे देखा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो फिर जून के 7 तारीख को हमने एक प्लान किया। हमारे जो पूरे जो एक लोग थे, उनको बोला एक मैसेज कि अंडरग्राउंड पार्किंग से हमारा विरोध है, और उसके बारे में हमको आपसे बात करनी है, चर्चा करनी है, इसके विषय में पूरा जानना है। और ये सारे मैसेज हमने स्मारक समिति के हर मेंबर को व्हाट्सएप किया। 7 तारीख को व्हाट्सएप किया, तो राजेंद्र गवई साहब का एक आया कि भाई बात करो हमसे। तो हमारे एक सर है, साकरे सर ने उनको फोन किया, तो बोले कि आप एक लिखित स्वरूप में आप उनको निवेदन दीजिए, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो उनको हमने जाके 8 तारीख को दिया लिखित स्वरूप में निवेदन।
फिर बोले कि अरे नहीं, वहां पे भंती जी वहां रहते नहीं है, कॉलेज में जाके दो। तो 9 तारीख को हमने 9 जून को हमने कॉलेज में भी दिया। फिर लगातार हम लोग उनसे फोन पे बात करने के लिए कोशिश करते थे कि हमारे लिए हम यानी हम आपसे बात करना चाहते हैं और इस विषय को सुनना चाहते कि आप क्या कर रहे हो। बहुत प्रेशर बढ़ गया तो उन्होंने बोला कि आप लोग 2-4 लोग आओ हमसे मिलने के लिए। मैं बोली हम लोग 2-4 लोग नहीं आएंगे, आप सबके सामने बात करोगे, क्योंकि यह हमें पूरा क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो, जो अब तक किसी हमारे अनुयायी को नहीं मालूम, हमारे भाई बहनों को नहीं मालूम, उन तक बात पहुंचे कि आप करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। वे 16 जून को उन्होंने एक ओपन चर्चा का ये रखा, फोरम रखा कि आओ सबको अपनी अपनी जो क्वेरीज है हम आपकी क्वेरीज दूर करेंगे। सेम क्वेश्चंस हमने वहां पे भी पूछे, लेकिन स्मारक समिति के किसी ने भी उनके जवाब नहीं दिए। फिर एक क्वेश्चन पे राजेंद्र गवई सर ने क्या बोला कि ये पार्किंग है, बोले हमको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है, अगर किसी समय धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में अगर बारिश आती है तो उसमें लोग शेल्टर लेंगे। मैं बोली देखिए आप शेल्टर लेंगे, एक उसका कैपेसिटी रहता है एक जगह का, वो भी अंडरग्राउंड, उसमें अगर 1000 का कैपेसिटी और उसमें 5000 लोग दौड़ पड़ते हैं ना, जब बारिश आती है तो लोग दौड़ पड़ते हैं, और ऐसे जगह में बाहर निकलते हैं अगर कुछ ऐसी भीड़ भाड़ में धक्का बुक्की हो गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, तो किसी की जान भी जा सकती है। तो उनका रिप्लाई था कि ऐसे वक्त में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपसे ज्यादा हमें दुख होगा। यानी ये इतनी यानी गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बात की, तो बहुत यानी फिर उसके बाद में किसी का भी आंसर नहीं दिया और फिर चले गए। 17 तारीख को हम लोग वहां पे जाके फिर डट गए, फिर जाके बैठ गए और वहां पुलिस पर प्रोटेक्शन बढ़ा दिया उन्होंने। फिर पुलिस से हमने बात किया कि बोले हमको कोई आंदोलन नहीं करना है, नहीं हमको कोई लीगल इसमें जाना है, हमें खाली स्मारक समिति से आप बात करा दो। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं कल स्मारक समिति वालों को यहाँ लेके आता हूँ 18 तारीख को। 18 तारीख को उन्होंने 2 लोगों को लेके आए, गजघाटे विलास गजघाटे सर है और वो डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर, उनको दोनों को लेके आए। सेम क्वेश्चन उनको भी पूछे। फिर उन्हें हमें एक तारीख दी थी कि 1 जुलाई को हम सब लोग आपके सामने आएंगे और सबको लेके आएंगे, एनआईटी को लेके आएंगे, पुलिस कमिश्नर अधिकारी वो लेके आएंगे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, डिजाइन प्लान किया है, उनको भी लेके आएंगे और सब आपके सामने आएंगे। तो ये होने के बाद में 23 को हमने ऐसा लगा कि हम जो कर रहे हैं वो जनता को मालूम है क्या, जनता उसमें क्या चाहती है। तो 23 को हमने एक जन संवाद करके एक ऐसा एक छोटा सा रखा कि आप लोगों से डराई जानी चाहिए कि ये सब कर रहे हैं हम लोग, वो आप उसके समर्थन में हो क्या। तो हॉल का कैपेसिटी, हाँ हॉल का कैपेसिटी था 100 के करीब, लेकिन आए वहां पे 250 अलग अलग संगठन के लोग आए, और अलग अलग संगठन के लोगों की एक ही डिमांड थी कि ऐसा दीक्षा भूमि पे नहीं होना चाहिए। तो फिर हमको लगा कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनको भी बोला कि हमको कोई आंदोलन की भूमिका में जाना नहीं है, स्मारक समिति ने इसको परमिशन दिया है और स्मारक समिति ही इसको रोकेगी। और उसके बाद में 29 जून को स्मारक समिति ने चुपचाप से एक मीटिंग कॉल किया, जबकि उन्होंने 1 तारीख को आना था, उन्हें चुपचाप से मीटिंग कॉल किया और उसमें बोला कि हम लोग इसके ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं, ये पूरा जो प्लान है उसको पुनर्विचार करेंगे। लेकिन हमें ना उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं था। हमने उनको बोला हम 1 तारीख को आएंगे और 1 तारीख को आपको सारी जनता के सामने आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, और इस 1 तारीख पर हम लोग डटे रहे। सबसे ज्यादा हमें इसमें जो साथ दिया हमारा कॉमन पब्लिक ने, क्योंकि हमने यहाँ किसी की समिति नहीं बनाई थी और न ही हमारा कोई नेता हमने चुना था। तो ये जैसे हम लोग तीनों जो है ये सब हम कॉमन है, कॉमन पब्लिक, हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं, लेकिन हम सब कॉमन पब्लिक में थे और सभी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये आंदोलन को कोई लीड नहीं करेगा। हर कोई भीम सैनिक है जिसकी श्रद्धा है दीक्षा भूमि के ऊपर, जो बाबा साहब की मूवमेंट को जानता है, मानता है, वो हमसे जुड़ेगा। और आज जो था माहौल, वो माहौल ऐसा था कि नागपुर से तो लोग आए थे, पुणे से, मुंबई से, नासिक, नांदेड़, वर्धा, बहुत छोटे छोटे गांव से, दूर दराज से लोग आए थे। ये वो लोग थे ना सर कि जो जिनके मन में था कि दीक्षा भूमि पे जो हो रहा है उसके विरोध में आना था उनको। तो वो जो दीक्षा भूमि को अपना मानते हैं ना, इसलिए वो आए। अच्छा, मुझे एक मुझे कुछ समझा दीजिए कि कौन से पॉइंट थे जो विरोध थे। पहला पॉइंट अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए था। हाँ, पहला पॉइंट अंडरग्राउंड, हाँ कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए था। इसका ये कारण था कि एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो 100-150 के करीब लोग तो आते नहीं, यानी दीक्षा भूमि पे एट प्रेजेंट लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मतलब इन लाखों की आपका कहना है कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग जो दीक्षा भूमि पे आने वाले विजयादशमी के दिन जो लोग आते हैं उनके तो कुछ काम की नहीं थी, क्योंकि वो तो
हम 3-4 किलोमीटर पीछे ही हमारे व्हीकल खड़े करते हैं, तो इसलिए ये पार्किंग हमारे कोई भी यूज का नहीं है, ये पहला मुद्दा था। नहीं, हाँ नहीं, लेकिन स्मारक समिति का ये था कि वहां हम लोग स्टॉल लगाएंगे। लेकिन देखिए आप अच्छा, अंडरग्राउंड स्टॉल पार्किंग लगाएंगे। में अगर, हाँ हाँ, अंडरग्राउंड पार्किंग में वो लगाए, और इतनी भीड़ रहती है हमारे यहाँ की, और वहाँ मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो रहता है उनका। उस टाइम में कुछ भी अगर ऐसा अनहोनी, अगर दुर्घटना हो सकती है, लाइट्स चली गई तो पूरा पार्किंग में अंधेरा होगा, तो क्या होगा ना, उसमें वो बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बराबर है। मुझे मुझे और 3-4 पॉइंट आप समझा दीजिए एक एक लाइन में कि क्यों क्यों विरोध था। एक तो इस बात के लिए विरोध था कि अंडरग्राउंड पार्किंग का वहां पे कोई यूज नहीं था, बराबर क्योंकि वहां हमारी गाड़ियां, उसकी डिमांड नहीं थी। और बराबर ओपन स्पेस के नाम पे उन्होंने जो किया, उसमें ना भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी अनैतिक घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड बराबर पार्किंग के एरिया में कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, और दीक्षा भूमि का नाम खराब हो सकता था। बराबर। और एक और चीज थी कि दीक्षा भूमि का वो अंडरग्राउंड पार्किंग का जो छत था, उसकी लाइफ उन्होंने बताई 50 साल, और हमको दीक्षा भूमि लाइव रखना है हजारों सालों तक, क्योंकि बराबर ये जो जो बाबा साहब का जो कारवा है ना, वो हजारों सालों तक चलने वाला है, और 50 साल के बाद में वापस कोलैप्स होगा। और वो होगा कैसे? आज हम लोग देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े पुल बनाए और उसका बोलते हैं कि 50 साल चलेंगे, वो 2 साल में ढह रहे। अगर बराबर। ये अगर वो ये जो रूफ था, उसका छत था, अगर वो टूट गई रहती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसी अच्छा, चलते उससे हम लोगों का पूरा, उससे मुझे एक समझना है कि वहां से अगर वहां पे वो जो जो भी कुछ बिल्डिंग है या जो भी वो खड़ा कर रहे थे, उसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड था, जहाँ पे आज हमारे लाखों लोग वहां पे सोते हैं, बैठते हैं, कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं, मतलब दीक्षा भूमि पे पूरा हमारा समुदाय वहीं पे रहता है, उसी बराबर, मैदान में रहता है। तो ये मैदान तो शायद उस टाइम पे खत्म हो जाता। नहीं मैदान खत्म नहीं होता सर। ऊपर में वो बहुत, यानी कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो ऊपर आने वाले थे, जिसमें तो अड़चन होने वाली थी, क्योंकि अपनी ओपन स्पेस तो वैसे ही जाने वाली थी। आने वाले लोगों के लिए, जो चलने वाले के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली थी। लेकिन जो छत थी ना, उसका रूफ पार्किंग का, वो भविष्य में कहीं ना कहीं ढहने वाला था, क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं। और वो जब ढहेगा, अगर उसको गिरने वाला था ना, तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलब्ध यानी समय पे अगर गिरा रहता, तो हमने तो जानबूझ के अपने लोगों को वहाँ यानी उस दुर्घटना को हमने अपने लोगों के लिए बराबर है। आमंत्रित किया, जैसे हुआ अपने रहता। हाथों से हमने दुर्घटना को हाँ, आमंत्रित किया, ऐसा होता। मेरे बिल्कुल साथ बिल्कुल आज पल्लवी आटे मैडम भी है हमारे साथ, ये भी एक इस आंदोलन की एक सहभागी थी। तो मुझे आज आपसे समझना है कि आज का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के वैश्य, आज तो आंदोलन सबने देखा है, लगभग हमने बहुजन संगठक पे पूरा टाइम 2 घंटा लाइव किया है, सब चीजें हमने समझ ली, सबने देखा है। आप वहां पे मौजूद थी, हम कुछ पॉइंट्स हम मतलब कैप्चर कर पाए कैमरा से, आप वहां पे मौजूद थी। आप वहां का वातावरण और आप लोगों की जो भी भावनाएं थी, आज के वैशिष्ट्य क्या थे इस आंदोलन की, ये हमें जरा समझा दीजिए। यस, जय भीम सबको। आज जो आंदोलन वहां पे हुआ है अंडरग्राउंड पार्किंग के विरोध में, जो हमने प्रदर्शन जो किया है वहां पे, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि आज तक हमने जो देखा है, या समाज में जो एक नैरेटिव सेट हुआ है कि जैसे कोई लीडर रहता है और वही किसी आंदोलन को आगे लेके जा सकता है। तो इसको हमने वहां पे देखा कि वहां पे जो आए थे, वहां पे आने वाला हर इंसान आंदोलक था या नेता था, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो जनता आई थी, वो सब वहां पे लीडरशिप कर रहे थे, हम ऐसे बोल सकते हैं। और ये विशेषता थी वहां आंदोलन की कि वहां पे कोई नेता नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये ऐसा पहला आंदोलन अम्बेडकरी कम्युनिटी में हुआ है जो लीडरलेस हुआ है। तो ये एक विशेषता थी। दूसरी एक विशेषता थी कि हर किसी को ये लगता था कि ये आंदोलन, दीक्षा भूमि हमारा घर है, और ये घर को हमको बचाना चाहिए। इसलिए लोग पूरे भारत से आए थे, और पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए थे, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। और आज तक के इतिहास में ये जो हुआ है कि कमिटी को आज तक किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, या फिर आज तक किसी ने पूछा नहीं, ऐसी नौबत उन पे आई नहीं होंगी। लेकिन आज ये जो डेवलपिंग का काम चल रहा था, और उसमें जो अंडरग्राउंड पार्किंग का जो मुद्दा था, इस विषय को लेके पहली बार दीक्षा भूमि की इतिहास में जनता ने उनसे सवाल पूछा, या जनता के सामने वो पहली बार आए। ये आज के आंदोलन की विशेषता थी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बहुत ही सही आपने बात कही कि जो लोग आज तक छुपे हुए थे, बहुत सारे हमको आर.एस. गवई साहब हो गए या नागार्जुन आर्य सुरेश देसाई, इन 2-4 नामों के सिवा हमें कुछ नाम मालूम नहीं थे आज तक के जो
प्रेसिडेंट थे, उसके बाद के कुछ नाम नहीं मालूम थे। इस समय वो पहली बार वो आगे नाम आए और लोगों में एक चर्चा शुरू हुई कि दीक्षा भूमि को चलाने वाले लोग कौन है, इसकी भी एक चर्चा इस तरीके से शुरू हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि पहली बार मतलब खैरलान जी के बाद मैं ये पहला आंदोलन देख रहा हूँ कि जो लीडरलेस लड़ा गया, जिसमें कोई लीडर नहीं था। या कहे कि हर एक अम्बेडकरी अनुयायी यहाँ पे एक लीडर था। मुझे दिख रहा था, हम शिस्तबद्ध थे, हम तरीके से बात कर रहे थे, सम्मान पूर्वक सबसे बात कर रहे थे। स्मारक समिति के साथ भी हमने कोई भी अभद्र व्यवहार किया नहीं, या उनके साथ भी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग हमने किया नहीं है। तो ये काफी तरीके से एक अच्छा अम्बेडकरी व्यवहार हमने सेट किया, एक अच्छा उदाहरण हमने सेट किया। बहुत अच्छे से आपने ये इन्फॉर्मेशन बताई। मैं रंजना मैडम से एक जानना चाहूंगा यहाँ पे कि आज का जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन को तो हमने मतलब हमने समझा है। पूरे महाराष्ट्र में जब हमने ये वीडियो लाइव किया था पहली बार, जब बहुजन संगठन के माध्यम से मैंने आपसे ये जानकारी ली थी, उसके बाद या फिर उसके पहले से भी और ये उसके बाद भी 1 तारीख तक लगातार आपको पूरे भारत भर से फोन आते रहे, या इस स्थिति को समझने के लिए लोग आपसे समझ रहे थे? क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ सर, उसके लिए तो हमारी बात रखने के लिए मैं आपको तो शुक्रिया अदा करती हूँ पहले, क्योंकि मुझे जहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर हमारे जो लगते हैं उन पे कोशिश की मैंने बताने की, पर किसी ने पता नहीं क्या प्रेशर था, तो उन्होंने कभी हमारी बात नहीं मानी और उसको परमिशन नहीं दी। हम नहीं कर सकते बोले मैडम। पर आपने इतनी वो बात, हमारी बात मुद्दों को रखा और इतना सोशल किया, तो मैं आपका पहले धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल का। और लोगों को ट्रूथ क्या है, सत्यता क्या है, ये सब लोगों को भी गई, ये चीज गई। यानी जो एक्चुअली कैसे हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे थे उस चीज को, जैसे जैसे समय मिलता था हर कोई बंदा वहां पे आ जाता था, बैठ जाता था, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या करना है कैसे करना, ये सब चल रहा था। तो ये जो बात थी ना, ये सब ही तरफ स्प्रेड हुई और एक शांतिपूर्वक डिसिप्लिन में जो हमने काम किया, वो एक बात सच में आज सभी लोगों के लिए मैं मानती हूँ कि सभी लीडर थे, पर सभी लोग बहुत विनम्रता से आज आए और इसके लिए मुझे बहुत कॉल आए। मैंने कमेंट्स भी नहीं पढ़े सर कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता। तो वो पर मुझे बहुत सारे लोगों से कॉल आया कि नहीं मैडम आपने परफेक्ट रखा है, क्योंकि आज तक ये जो ट्रस्टी का जो काम था, ये बहुत ही अंधेरे में रखा हुआ काम था। वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये कभी कॉमन मीटिंग में या फिर खुद के मीटिंग में लेके, जो एक मेरे ख्याल से जब कोई भी ट्रस्ट होता है या कोई संस्था होती है तो उसकी 3-4 महीने के बाद मीटिंग होनी चाहिए और वहां पे ऑर्गेनाइज होती है, प्लान्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो बट ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी जब से 1956 से अब तक 2024 तक ऐसी कोई भी बात नहीं दिखी। अब ये जो बात है, ये बात सभी जनता के घर घर पहुंच गई। ये बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि कोई भी जाता है ना सर, जब दीक्षा भूमि जाता है तो बहुत सारी वहां पे कमियां हैं और कमियां को बोलते हैं लोग। हाँ, पीने से पानी नहीं है, पानी का नल नहीं है, टॉयलेट्स गंदे हैं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, छत ठीक नहीं है, यहाँ पे पेंटिंग नहीं किया है, यहाँ से ये टूटा है, ऐसा सब बोलते हैं। पर उसका जवाब किससे मांगे, कौन से लोगों से मांगे, ये पता नहीं था। और आज सभी घर में ये पता चल गया कि दीक्षा भूमि को संभालने वाला, उसका रखवाला एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट में कुछ लोग है, एक अच्छी कमेटी है और वो कमेटी काफी हाईली एजुकेटेड है, सभी डॉक्टरेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात अभी तक छुपी हुई थी, आज वो कॉमन मैन उनको प्रश्न पूछ सकता है। आज कॉमन मैन ने प्रश्न पूछा है और उन्होंने उनका जवाब भी दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी क्रांति ही बोल सकती हूँ मैं, ये हुई है सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे लगता है कि स्मारक समिति को कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्मारक समिति से हम अच्छे काम कैसे करवाए, इसका एक नॉलेज अभी आ गया हमें। हाँ, यस, बराबर है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुझे अभी समझना है कि आपको कहाँ से कॉल आए, या क्या कुछ कॉल महत्वपूर्ण थी? ये पूरे भारत भर से जो कॉल है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक अरुण पवार है, लोगों को। हाँ, अरुण पवार है गुजरात से। हाँ, गुजरात से अरुण पवार है, उनका मैसेज आया, क्योंकि कॉल मैंने अटेंड नहीं किया तो मैसेज में रखा था, मैसेज पढ़ा। और जैसे
ना वर्धा से कुछ कॉल थे मेरे फ्रेंड्स लोगों के, मेरी फिर मेरा जो सर्कल है उसमें से कॉल है, क्या चल रहा रंजना, क्या चल रहा रंजना, तो ये सबसे बात हुई। चंद्रपुर से कुछ कॉल आए, कुछ गढ़चिरौली से कॉल आए, तो वो, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कैसे एक दूसरे कम्युनिटी से, भोई समाज से आती हूँ, तो पर मैं धम्मा दीक्षित हूँ, तो उनके भी कॉल है कि क्या ये सच में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस गए। यानी जिन जिन के कॉल है सर, उनको तो मैंने बता दिया था। यानी ये एक इम्पैक्ट। फिर एक वृत्तांत मानवटकर है, उसका भी कॉल आया, कैसे चल रहा है मैडम, उसने भी फिर एक मीटिंग लगाई, जो मुंबई में अभी, वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो ये सारे सर्कल्स में बात फैल गई, उन्होंने फिर वो बात पूरी पूरी फैलाई अपने अपने सर्कल्स में। जी, तो मेरे साथ ये हुआ सर। मुझे भी बहुत सारे कॉल आए, मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए, मुझे भी गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ कर्नाटक से, बहुत हाँ, जगह बिहार से भी था एक। बिहार से मुझे भी बहुत सारे कॉल आए, और जो बात हमने हिंदी में रखी तो वो काफ़ी अच्छे से बात जो हमारे हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ पर गई थी। तो उस तरीके से मतलब ये इस आंदोलन की लोग समझना चाहते हैं। दीक्षा भूमि यहाँ पे हम लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो समझना चाहते हैं कि दीक्षा भूमि कैसे अच्छी बन के रहे। तो मुझे मैं वापस पल्लवी आटे मैडम से एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे कि मुझे आपसे समझना है कि ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन का एक पहला कदम हमने रखा है, ये यशस्वी होगा, ये हमको बिलीव है। बस आपके स्मारक बने हैं वहाँ, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। आज ऐसे समय में जो भी बचे हुए जो स्मारक अभी हमारे पास है, तो इन्हें हम कैसे संभालें, और इनका जो आरएसएसीकरण जो हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में क्या आपको लगता है, क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे भी ये हमारे स्मारक रहते हैं, राष्ट्रीय स्मारक रहते हैं, या फिर जो भी हमारी जगह बोध गया है या जो भी है, तो वहां पे जो हम कमिटी जो बनाते हैं, या फिर वो लोगों की तरफ से ही वो बनती है, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि वो जो भी काम करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और जनता से भी उन्होंने पूछना चाहिए, जनता के भी सजेशंस लेने चाहिए कि यहाँ पे हम अगर कुछ करते हैं तो क्या करेंगे, कैसे, ये सब। अगर कम्युनिटी में जो, यानी देखो, ये जो हमारे जो स्थान है, वहां पे कैसा है, हर इंसान जाके कुछ नहीं कर सकता, वहां पे जो कमेटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको वो संभालना है, उसको बराबर रखना है। तो हमको वो लोग जो वहां पे जाने वाले लोग हैं वो अच्छे और ये रहनी चाहिए। लोगों ने भी इस बात की जागरूकता हम में रहनी, अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमारे जो भी स्थल है वहां पे क्या हो रहा क्या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। और उसके ऊपर काफी, और कमेटी ने भी, जैसे कमेटी भी बनती है तो उन्होंने भी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए 4 महीने में या 6 महीने में ऐसे लोगों के साथ उनका जन संवाद हो, लोगों के साथ बात कर सके, ऐसी मीटिंग भी कॉल करनी चाहिए। हमेशा लोगों से उन्होंने सजेशंस लेने चाहिए, और कुछ भी करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, लोगों को सब क्लियर पता रहना चाहिए, ये सब होना चाहिए। इसी तरीके से हम उसको अच्छे से रख सकते हैं। काफी आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि जब तक ये चीजें मतलब सबसे पहले तो अगर बाबा साहब का मिशन आपको दिया है, मतलब आप उसको चला रहे हो, तो ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पारदर्शक तरीके से उसको लोगों के सामने रखे, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके बाद में जनता तो है वहां पे, अगर जहां जहां आपको मदद चाहिए, जहां जहां पे आपको जरूरत है, वहां पे जनता आएगी। यहाँ पे मैं वैशाली मैडम जी है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे राजनीति कुछ हस्तक्षेप था? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हमें बहुत लोगों ने बोला कि आपके पास में कोई पॉलिटिकल चेहरा होना चाहिए, आपके तरफ से आपको दबाव नहीं 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 नहीं, हमें सजेशन मिला, आप लोग ऐसे कॉमन पब्लिक जा रहे हो तो कोई आने वाला नहीं, आपको कोई एक फेस चाहिए, कोई एक लीडर चाहिए जिसको सुनने के लिए लोग आते हैं। तो हमारा एक ही था कि दीक्षा भूमि पे अगर इतना भयानक कुछ हो रहा है, और जिसको इस दीक्षा भूमि के प्रति कुछ भी आस्था नहीं है, वो हमारा नेता नहीं हो सकता। हम उनको इनविटेशन देने से अच्छा है वो हमारे पास में आते थे और वो ये आंदोलन चलाते थे, तो ज्यादा बेटर होता था। तो हमने यही सोचा कि अगर कोई नहीं आता तो जो भी कॉमन पब्लिक है, आज जो खड़ा हुआ ये सारे कॉमन पब्लिक ने खड़ा किया हुआ था। और ये जो अपना बोल सकते हैं ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जिसमें कोई लीडर नहीं था, आने वाला हर बंदा जो बाबा साहब का अनुयायी था, जो दीक्षा भूमि के प्रति अपनी आस्था रखता था, बहुत कमिटमेंट रखता था, वही आया, और वही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, हमने ये पूरा विषय समझने की कोशिश की
कि ये जो आंदोलन है, दीक्षा भूमि का जो आंदोलन है, ये कैसे हमने चलाया, कैसे इसको सक्सेस करने का काम किया, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको ये किया। मुझे एक सवाल आप सबको पूछना है, क्योंकि ये अगर हम ये सवाल नहीं पूछूंगा तो आधा अधूरा रहेगा कम्युनिकेशन। तो मुझे सवाल पूछना है कि क्या अगर हमारे आज विधानसभा में, लोकसभा में आज हमारे प्रतिनिधि होते, हमने बहुत सारे लोगों ने, हमारे लोगों ने कांग्रेस को समर्थन किया, एनसीपी को समर्थन किया, शिवसेना उद्धव ठाकरे को समर्थन करके हमने वोटिंग किया, उनको काफ़ी अच्छे से वोट किया, उनको चुन के लाया। हमारा अम्बेडकरी प्रतिनिधि हम चुन कर लाने में असफल रहे ये पूरे इलेक्शन में, और काफ़ी अम्बेडकरी समाज से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ वंचित बहुजन आघाड़ी का, हम देखे। तो गलतियाँ चाहे जो भी रह सकती है, अगर सिर्फ मुझे इतना सवाल है, ये बहुत सारा हमको इसमें डिस्कशन में नहीं जाना है, लेकिन एक समझना है मुझे कि अगर आज अम्बेडकरी प्रतिनिधि या कोई रहता तो शायद आने वाले समय में ये उस संसद में ये बात रहती, और वहाँ पे अगर संसद में अगर ये बात बनती तो शायद कुछ हम और अच्छे से कुछ आउटपुट हमको मिलते, या जो भी चीज़ें हो रही है और जल्दी होती। क्या लगता है आपको रंजना मैडम? मैं बोली बहुत खतरनाक सवाल है, इसके लिए तो अपने को पूरा दिन जा सकता है डिस्कस करने के लिए, पर एक शॉर्ट टर्म में बताती हूँ कि सही मायने में देखा जाए तो सभी पूरी अम्बेडकरी जनता चाहती है कि हमारे भी ऐसे नेता हो, जब जब उन पे आफत आए तो वहां पे वो दौड़े, खुद दौड़े। कैसा है कि अभी वही जो हमारे आज तक जितने अम्बेडकरी नेता गए हैं, उनकी जो प्रतिमा यहाँ पे अभी तक जो बन गई है, बनती चली जा रही है, वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी नहीं है। लोग अभी उनको पहले जितना मानते थे, अभी उतना लोग उन पे विश्वास करना नहीं चाहते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे सर, अंबेडकर साहब के लिए भी हम कोशिश करेंगे, और सभी चाहते हैं कि हमारा भी, बाबा साहब ने बोला है कि तुम शासक बनो, तो सभी के घर में शासक बनने की ताकत है, और सभी उस शासक बनने के लिए हम सभी लोग सपोज एकजुट होके, एक बहुत सारी पार्टीज है, बट जहां पे जब इलेक्शन आता है तो हम 4 आदमी खड़ा ना करके सिर्फ एक खड़ा करके, सबको अलग अलग भाग देके एक खड़ा करके उस प्रयोग को सपोज हमने अपनाया, तो मेरे ख्याल से हम संसद तक जरूर पहुंचेंगे सर। बस सवाल इतना ही है, क्या हमारा प्रतिनिधि अगर होता है, हमने कांग्रेस को चुन के दिया, हमारे लोगों ने एनसीपी शरद पवार को चुन के दिया, हमारे लोगों ने उद्धव बाला साहब ठाकरे को चुन के दिया। मेरा सवाल यह है कि अगर हमारा प्रतिनिधि होता तो क्या कुछ फर्क पड़ता, यही मुझे समझना है बस बिल्कुल फर्क पड़ता है ना सर, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ये पॉजिटिविटी आज मुझे समझनी है। वैशाली मैडम, आपको क्या लगता है यही सवाल? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, 5 साल चुपचाप बैठ जाते हैं। 5 साल हमारे जो भी सो कॉल्ड नागपुर के जो भी इंटेलेक्चुअल्स है ना, 5 साल चुपचाप बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते, और इलेक्शन के 2 महीने से पहले वो कांग्रेस का प्रचार, इसको हराने के लिए उसको खड़ा करो, उसका। लेकिन मेरा मानना है कि नो बीजेपी, नो कांग्रेस, ओनली अम्बेडकराइट। तो चाहे किसी भी पक्ष का हो, उसने ये सबको ये तय कर लेना चाहिए कि अगर मेरा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में होल्ड है, मैं वहां खड़ा रहूंगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे, हम इधर उधर क्यों जाएंगे। अगर हमारे लोगों ने हमारे नेताओं ने इतना थोड़ा सा आपस में समीकरण बना लिया, तो हम लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे। हमको नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस भी नहीं और बीजेपी नहीं चाहिए, हमको चाहिए हमारा कद्दावर, हमारे अम्बेडकरी नेता। ऐसा अभी अपने बहुत सारे बंदे हैं सर, संसद में है, लेकिन अभी वो पक्ष के ऊपर उनका ये कोई चीज पे हमारी आवाज नहीं उठाते। इसीलिए मुझे पूछना था। मैं लास्ट में हम उसका मतलब जो आपने बात कही वही बात है, मुझे वही बात समझानी है। मैडम, पल्लवी मैडम, आपका क्या बोलना है इस पे? हाँ सर, अगर हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर रहता तो जरूर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस पे होता। अगर हमारे जो भी लीडर जाते हैं वो ऑनेस्ट है कम्युनिटी के प्रति, उनको सच में लगता है कि कम्युनिटी का कुछ होना चाहिए, अगर ऐसे लीडर हमारे से निकलते हैं और वो है, तो हाँ, इसका जरूर इम्पैक्ट पड़ता। और आज के आंदोलन के लिए ये जो जनता आई, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट उसके पास जाते और बात करते,
तो ये काम ऐसे ही हो जाता, हमको आगे आने की भी जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन ऐसे नेता हमको दिखते नहीं, इसे यही हमारे अम्बेडकरी समाज का एक दुख है। बिल्कुल, मतलब आप सबका एक कहना है कि हमने हमारे नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, हमारे कद्दावर अम्बेडकराइट नेताओं को ही हमने चुन के देना चाहिए। यही मैसेज है, यही समझ है, और यही समझ के हमें आगे चलना है। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि नासिक में वो घटना हुई, नासिक में किसी ने वो पत्र लिखा कि यहाँ पे कोई नीला ध्वज या झंडा लेकर ना आए, पीला झंडा ध्वज लेकर ना आए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा टकराव हुआ, लेकिन अम्बेडकरी समाज ने वहाँ पे भी शांति का और संयम का उदाहरण पेश करके उस मुद्दे को खत्म किया। हम पवई में हीरानंदानी का जो भाग है, वहाँ पे जो हमारी बस्ती थी, उसको उठाया गया, वो भी हम जानते हैं। ये जो प्रकरण कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं भारत भर में जो हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जिस कांग्रेस को हमने संविधानवादी समझकर चुन के दिया, जिस लोगों को हमने चुन के दिया, वो संविधानवादी नहीं है, या अभी तो भी आप समझ लीजिए। और हमने हमारे जैसे हम अम्बेडकराइट है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो हमने अम्बेडकराइट होके अम्बेडकराइट प्रतिनिधियों के साथ, अम्बेडकरी मूवमेंट के साथ खड़ा रहना चाहिए। और ये जो दीक्षा भूमि का काम है, ये ऐसे जो भी इश्यूज है, इश्यूज पे हमारे नेताओं को तैयार करना चाहिए। आने वाले समय में हम अच्छे लीडर देंगे, और अच्छे लीडरों के साथ जो अम्बेडकरी मूवमेंट है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो दीक्षा भूमि के इस आंदोलन के जो की पहली जीत की नींव रखी है, उसके लिए आप सबकी बधाई है। अम्बेडकरी समाज ऐसे ही जिंदाबाद रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। जय भीम, जय भारत।